हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का करंट अफेयर्स बूस्टर। तो पहला पॉइंटर था BF7। BF7 का सर्च जो चाइना में हो रहा है, ये एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। ठीक है, पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन इन चाइना इज बिलीव टू बी ड्रिवन बाय BF.7। ठीक है, सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन दैट व्हाट आई सेड is circulating in that country. That isn't the first time that BF.7 has made news. In October also, it is started to replace the variants that were then dominant in US and several European countries. तो ये पहले यूरोप और यूएस में ऑलरेडी हो चुका है, अब चाइना में इसका असर दिख रहा है। तो BF.7 है क्या? जैसे वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, लीनिएजेस, सब लीनिएजेस क्रिएट करते रहते हैं, वेरिएंट्स, सब वेरिएंट्स। तो जो मेन है इनका ट्रंक, जहां से ये स्प्राउट होते हैं, वो है SARS-CoV-2। ठीक है, ये अब तो सबको पता चल ही गया होगा इसके बारे में। ठीक है, तो इनकी जो सब ब्रांचेस होती हैं, BF7 उनमें से एक है। और ये BA.7.2.1.7 विच इज अ सब लीनिएज ऑफ ओमिक्रॉन, सब लीनिएज BA.5। तो ये सब बहुत ज़्यादा जार्गन हो रहा है, बस आपको इतना याद रखना है कि BF.7 इज द सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन। ठीक है, एंड ओमिक्रॉन इटसेल्फ इज अ वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। दैट्स इट। और एक स्टडी पब्लिश हुई सेल होस्ट एंड माइक्रोब जर्नल में, इसी मंथ हुई। तो उसने बताया कि सब वेरिएंट हैज 4.4 फोल्ड हायर न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस देन ओरिजिनल D614G वेरिएंट, यानी कि 4.4 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज फ्रॉम अ वैक्सीनेटेड और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स वर लेस लाइकली टू डिस्ट्रॉय BF.7। तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। और ये जो सेल की बात हुई है, सेल होस्ट एंड माइक्रोब जर्नल की बात हुई है, इसमें यहाँ ये रहा 4.9 फोल्ड के आसपास ये देखा जा रहा है। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट है, जिसमें डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि N460K म्यूटेशन इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द enhanced न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस ऑफ BA.4, 0.6 एंड BF.7, द सब वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसमें 4.4 फोल्ड हायर न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस देखा गया, इसीलिए थोड़ा डेंजरस है। बट BF.7 इज नॉट द मोस्ट रेजिलियंट सब वेरिएंट। इससे भी कई ज्यादा घातक वेरिएंट्स है, जैसे BQ.1, ये 10 फोल्ड हायर न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस दिखाता है। किससे? एंटीबॉडीज जो इसके खिलाफ बनी हुई हैं। तो वैक्सीन वगैरह कुछ भी काम नहीं करेंगी, तो थोड़ा सा खतरा बन रहा है। तो इस BF.7 सर्कुलेटिंग इन इंडिया एज वेल। तो जनवरी 2022 में एक जो वेव आई थी, फिर अचानक से चली गई थी, वो BA.1, BA.2 सब वेरिएंट था ओमिक्रॉन का। तो इतना घातक तो नहीं था, हम सब जानते हैं। लेकिन BA.5 ये ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में था इंडिया से पहले। ठीक है, देन इंडिया सॉ फ्यू केसेस ऑफ BA.7, क्योंकि ये ऑफशूट है BA.5 का। तो देखिए, तीन चीजें हुई यहां। BF.7 is the sub variant of Omicron, लेकिन BF.7 is also an offshoot और वेरिएंट ऑफ BA.7। तो ये तीन चीजें अगर आपको याद है, तो कोई भी प्रीलिम में क्वेश्चन आता है स्टेट PSC या वन लाइनर में, तो आप कंफर्टेबल होंगे। एट प्रेजेंट अ रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XBB इज द मोस्ट कॉमन वेरिएंट इन इंडिया। जो अभी जो केसेस कोरोना के पूरी तरह से तो खत्म हुआ नहीं है ना, अभी भी है कोरोना। तो वो जो केसेस हैं वो XBB वेरिएंट के हैं, ना कि BF.7 के। तो अगर आ भी जाता है तो पहले से था यहाँ, जैसे इंडिया सॉ फ्यू केसेस ऑफ BF.7, लेकिन जिस तरीके से चाइना में वो बढ़ रहा है, वैसा अगर इंडिया में आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। सो व्हाट हैपेंड इन चाइना? चाइना में हुआ क्या? तो चाइना में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये हायर ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं है ये, ठीक है, और इम्यून इवेजिवनेस नहीं है BA.7 का, लेकिन ये एक्चुअली जो पॉपुलेशन है वहां की, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। भले ही वहां पर वैक्सीनेशन वगैरह हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्यून नाइव पॉपुलेशन की वजह से ये नंबर बढ़ रहे हैं।
कैसे? कि चाइना इज नाउ एक्सपीरियंसिंग द टिपिकल ओमिक्रॉन सर्ज दैट अदर कंट्रीज हैव ऑलरेडी विटनेस। जब सारी कंट्रीज ने वो झेल लिया है वो सदमा ओमिक्रॉन का, अब चाइना में बढ़ रहा है। तो यही एक कोरिलेशन है कि अब चाइना की बारी है। तो ये कैसे बढ़ता है? जब पॉपुलेशन अगर अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रही है। हमारी कंट्री में भी ओमिक्रॉन आया था, लेकिन हमारे पास जो वैक्सीन थी वो काम कर गई। चाइना में ऐसा शायद नहीं है, इसकी वजह से वहां केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब ये इनसे कॉक की बात हो रही है कि जो एक्सपर्ट हैं, एक्चुअली वो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है, ये फॉर्मर हेड चेयरमैन थे इंडिया के कोविड-19 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्शियम इनसे कॉक के। तो इनसे कॉक के बारे में जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम। कंसोर्शियम मीन्स कई तरह के एक्सपर्ट्स लोग वहां पर होते हैं, डॉक्टर्स है ना, साइंटिस्ट, ये मिलके इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर सजेशन देते हैं। इट्स अ नेशनल मल्टी एजेंसी कंसोर्शियम, बहुत सारी एजेंसीज भी इसमें शामिल होती हैं, ऑफ रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स RGSLs set up by Indian government in December 2020 to monitor genomic variations in COVID-19 causing SARS-CoV-2 वायरस। तो ऑब्वियसली बात है कि मॉनिटर करने के लिए कैसे कैसे वेरिएशन हो रहे हैं, म्यूटेशन हो रहे हैं, हमें भी उसका आइडिया हो। ये नहीं कि हर बार वर्ल्ड बैंक ही बता रहा है। तो इनिशियली 10 लैब थी, अब जाके 28 लैब्स हो चुकी पूरे इंडिया में। आइडिया बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ INSECOG is to expand whole genome sequencing of coronavirus to understand how it spreads and evolves। तो जैसा हमने बताया कि ये समझने के लिए कि कैसे म्यूटेशन होता है, कैसे ये पॉपुलेशन में फैलता है, इसको रोका कैसे जा सके, इसलिए कंसोर्शियम बनाया गया था। INSECOG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है और ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अलॉन्ग विथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। चाइना पॉपुलेशन तो वैक्सीनेटेड नहीं है क्या, है ना? हम तो सोच रहे थे कि उनके पास तो पहले से ही वैक्सीन होगी, लेकिन चाइना इंडीड हैज अ हाई वैक्सीनेशन रेट, 235.5 डोजेस पर 100 पॉपुलेशन। WHO का डेटा है। एक्चुअली वह वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन चाइना वॉज अमंग द अर्लीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड to develop and administer vaccines to its population. Its vaccines were developed against the original variant of coronavirus। तो जो ओरिजिनल वेरिएंट था कोरोना वायरस का, केवल उसी के अगेंस्ट ही वैक्सीनेटेड थे और कुछ ज्यादा ही वैक्सीनेटेड हो गए। देख रहे हैं 235.5। अब शायद बूस्टर डोज नहीं लगाया होगा या ओमिक्रॉन के लिए तैयार नहीं थे, बट ओमिक्रॉन until Omicron, vaccines could control the spread of infection. After Omicron, the vaccines aren't really able to stop transmission, but they do prevent deaths. Deaths बहुत कम होती है, लेकिन ट्रांसमिशन का खतरा बना हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा पॉइंटर हमारा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि इसको भेज दिया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट पैनल में, वहां जो कमिटी है, ठीक है, अब वो उसको रिव्यू करेगी और वो जो रिकमेंडेशन देती है, बिल में चेंजेस अगर लाना होगा तो आएंगे, फिर वो पास होगा, उसके बाद ही एक्ट बनेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस कि एक्ट ऑलरेडी है, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, और वो अमेंडमेंट होने के लिए बिल तैयार खड़ा है फिर से, और जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये फिर से एक एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्ट में देखेंगे ओरिजिनल क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस है, बिल में क्या चेंजेस किए गए। अब पहले देख लेते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स हु जॉइन हैंड्स फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सब मिलकर कोई एक गोल के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उनको अपना अपना शेयर बनता है। यहाँ पर जो कॉमन इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कोऑपरेटिव बॉडी है जो लैंड बैंक बन के लिए तैयार है, सबका अपना अपना हिस्सा है, ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं ये, और जितने छोटे छोटे, किसी के बड़े खेत है, किसी के छोटे खेत है, लेकिन सब ने क्या दे दिया है कोऑपरेटिव को, सब ने मिलके इस पूरे एरिया को बहुत अच्छे से प्लेन कर दिया। तो मैकेनाइजेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, और इरिगेशन बहुत इजी हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
उसके बाद जब पैसा आएगा बेचने के बाद, फसल बेचने के बाद, तो जिनका जिनका जो शेयर है, जितना हिस्से का, उस हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और यही कॉन्सेप्ट दूसरी चीजों में भी होता है। अमूल, ठीक है, अमूल जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, शायद इसका फुल फॉर्म, ये गुजरात में है। इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, सारे दूध वालों ने मिलके इनको दूध बेचा, और जिसका शेयर था उसका अगर प्रोटीन बन रहा है, जो भी बन रहा है, जो पैसा आ रहा है, शेयर होल्डर भी वगैरह बन रहे हैं उस कंपनी के, तो उनको पैसा मिलता जा रहा है। और ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है अमूल। तो इसी को रिप्लिकेट करने की बात करते हैं अक्सर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है? अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। की वर्ड्स याद रखिए, अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कोई फोर्सफुली नहीं कि तू ज्वाइन कर भाई, हैव सम कॉमन नीड्स ज्वाइनिंग हैंड्स फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। अगर आप जिसको देख रहे हैं तो कहीं लिख लें इसे। इट एम्स टू सर्व इंटरेस्ट ऑफ पूरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। खुद की भी मदद कर रहे हैं ये, और एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं, ठीक है। पूरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ठीक है, 2011 में। कौन सा? 97th। इसने क्या किया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 19 में, ठीक। जैसे आर्टिकल 19 में 1, ठीक है, क्लॉज 1 2, फिर उसके बाद या फिर A B C D E F ऐसे पढ़ लें, या 1 2 3 4 5 पढ़ लें, तो उसमें यही है, राइट टू हैव फ्रीडम, फिर उसके बाद उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, फिर उसके बाद फॉर्मिंग एसोसिएशन, फिर रिसाइडिंग एनीवेयर इन द कंट्री, ये सब राइट दिए हुए हैं। तो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का एक राइट भी दे दिया कि भाई आपका फंडामेंटल राइट, ठीक। इट इंक्लूडेड अ न्यू DPSP, फंडामेंटल राइट भी डाले गए, और DPSP में भी एक क्लॉज डाला गया ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B, ठीक है, कि स्टेट प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इट एडेड अ न्यू पार्ट 9B IX, मतलब 9B पार्ट, और ये IX पार्ट किससे रिलेटेड? पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक। ये अपने आप में भी ये नया पार्ट ऐड किया गया था 1992 अमेंडमेंट में, 73rd and 74th अमेंडमेंट में 1992 में, ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक नया पार्ट ऐड हुआ था, उसमें आर्टिकल 243ZH टू 243ZT तक डिफरेंट आर्टिकल्स दिए हुए। इट ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश रिलेवेंट लॉज इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन्होंने बताया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे वो अपने क्षेत्राधिकार में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए लॉ बनाएंगे। जैसे कुछ सोसाइटीज ऐसी होती है जो मल्टी स्टेट में होती हैं, फॉर एग्जांपल अमूल ही है, ठीक। अभी तो गुजरात में ज्यादा बेस है, लेकिन ये राजस्थान और महाराष्ट्र में भी एक्सपांड करने की सोच रहे हैं। तो अब इसमें एक चीज समझने लायक ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ये मत भूलिएगा। स्टेट सब्जेक्ट जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 2 3, तो ये लिस्ट 2 का पार्ट है स्टेट का। स्टेट के पास अथॉरिटी है उसको लॉ बनाने की, तो उसका इससे जुड़ा इशू है, बाद में देखेंगे थोड़ा सा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं कि कुछ ऑफ द 1600 ऑड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेजॉरिटी इन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। ये भी प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ MSCS, जो लोन प्रोवाइड करती हैं कोऑपरेटिव, वो सबसे ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी अभी हाल में बनाई गई है। कब? 2021 में बनाई गई। मैंडेटेड वाज लुक्ड आफ्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर। ये कॉपरेटिव्स को पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखती थी, अब ये अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बना दी गई है, ठीक है, पिछले साल। और होम मिनिस्टर जो अभी अमित शाह हैं, ये उसके मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव ऑल्सो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू मिनिस्ट्री का? टू रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, कि आपस में आप मिलिए, खुद की मदद कीजिए और एक दूसरे की मदद कीजिए, उससे समृद्धि होगी।
चलिए अब एक और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि टू डीपन कोऑपरेटिव एज अ ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट, ठीक है, रीचिंग अप टू ग्रास रूट लेवल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है कोऑपरेटिव्स का, क्या इश्यूज हैं इसके साथ। अब जैसे मैंने बताया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है पहले तो कोऑपरेटिव, लेकिन देयर आर मेनी सोसाइटीज जैसे शुगर, मिल्क बैंक, यूनियन, मिल्क यूनियंस एटसेट्रा, हुज नंबर्स एंड एरियाज ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट, एज आई सेड कि बहुत सारे स्टेट में फैले हुए हैं। जैसे मोस्ट शुगर मिल्स अलोंग द डिस्ट्रिक्ट ऑन कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर procure cane from both states. Maharashtra has highest number. MCCS Act was passed to govern such cooperatives. ऑलरेडी ये एक्ट आ चुका है पहले भी, तभी इसको अमेंड किया जा रहा है। तो लीगल ज्यूरिसडिक्शन जो है, देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल स्टेट्स दे ऑपरेट, ठीक, सारे रिप्रेजेंटेशन, सारे स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन होता है जहां जहां वो ऑपरेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंडामेंटल कंट्रोल ऑफ दीज सोसाइटीज इज विद सेंट्रल रजिस्ट्रार, एक सेंट्रल रजिस्ट्रार होता है जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है और फाइनेंशियल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का है वॉज मीन टू अलाउ स्मूथ फंक्शनिंग, ऑब्वियसली कि स्टेट अथॉरिटीज का कोई इंटरफेरेंस ना हो और वो अपना काम करता रहे। तो एसोसिएटेड कंसर्न्स क्या है, लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंस एट मल्टीपल लेयर्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। जिस तरीके से काम कर रही हैं सोसाइटीज, क्योंकि मल्टी स्टेट सोसाइटीज हैं, किसी स्टेट का इतना इंटरफेरेंस नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्रार कैन ओनली अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सोसाइटीज अंडर स्पेशल कंडीशन, कोई ऑडिट वगैरह भी अलाउ नहीं करते इजीली कि क्या चल रहा है, तो करप्शन भी रैम्पेंट ऑब्वियसली। द इंस्पेक्शन कैन ओनली हैपन आफ्टर प्रायर इंटीमेशन टू सोसाइटीज। कोई इंस्पेक्शन करना होगा तो उन्हें पहले बताना होगा। ये कैसा तरीका है, अगर किसी गड़बड़ी को पकड़ने आप जा रहे हैं और उसे पहले ही बता दिया कि हम आ रहे हैं भाई, तो वो तो सब ठीक कर देगा। तो एक सरप्राइज ऑडिट होना चाहिए। और वीक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंट्रल रजिस्ट्रार का, जो एक्चुअली मेन इशू यही है गवर्नेंस का, इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। तो ड्यू टू दिस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज वेरी वीक। तो जो इसकी शिकायतें हैं वो भी कौन सुनेगा, कौन उसको ठीक करेगा। दिस हैज लेड टू सेवरल इंस्टेंसेस वेयर क्रेडिट सोसाइटीज हैव लॉन्च्ड पोंजी स्कीम्स। पोंजी स्कीम्स क्या होती है कि जैसे मैं हूं, मैंने 2 लोगों को ऐड किया और फिर कहा कि तुम 2 लोगों को और ऐड करो, ठीक है, ऐसे पैसा बढ़ता जाएगा, तुमको माला माल होते जाओगे। ये बहुत देखा होगा आपने, कॉलेज लाइफ में भी देखा होगा, ठीक, अभी भी चल रहा है ये। और एक दूसरे टाइप की होती है कि सब मिलके पैसा इकट्ठा करो, सबका नंबर आएगा, सबको पैसा मिल जाएगा, इस टाइप से। बाद में पता चला कि ये पैसा लेके भाग गया। तो ये पोंजी स्कीम्स होती हैं, धोखाधड़ी वाली स्कीम्स, ठीक है। तो ऐसे लूप होल्स का एडवांटेज लेकर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बताते हैं हम यहाँ रजिस्टर्ड हैं ये लॉ के तहत, और हम अथोराइज्ड हैं और आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे नौटंकी उसमें होती रहती है। अब मेन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल है उसके प्रोविजंस थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्शन ऑफ बोर्ड मेंबर्स, तो जो एक्ट है नॉर्मली, जो अभी एक्ट है प्रेजेंट में, इसका जो इलेक्शन होता है, बोर्ड ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंडक्टेड बाय इट्स एग्जिस्टिंग बोर्ड, उसी में इलेक्शन होता है। अब जब बिल जो है उसे अमेंड कर रहा है टू स्पेसिफाई दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, अलग से एक इलेक्शन अथॉरिटी कोऑपरेटिव्स की होगी, वो इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, प्रीलिम में तो बनता ही है, ठीक है। कंडक्ट सच इलेक्शन, इसकी ड्यूटी है। सुपरवाइज डायरेक्ट कंट्रोल, वही जो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो अथॉरिटी विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन एंड अप टू 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल करना चाहती है और कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी भी बना दी गई है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। अब जो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस की हमने बात की, तो अब रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट कैसी होगी? एज पर द बिल सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट 1 और मोर कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या? जो शिकायत सुनता है। तो एक या एक से ज्यादा ओम्बड्समैन बना सकती है विद टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जैसे
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान को लेके एक अलग ओम्बड्समैन बना दिया, फिर एमपीसीजी को लेके एक अलग ओम्बड्समैन बना दिया, तो वो इसमें भी प्रोविजन दिया गया है। ओम्बड्समैन शैल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एडजुडिकेशन विद इन 3 months। जैसे ही उसको कंप्लेंट मिलेगी वो 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा सुनवाई की। अपील अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ओम्बड्समैन, उसकी व्यवस्था की गई है। अगर ओम्बड्समैन के फैसले से आप खुश नहीं है तो उसकी भी अपील आप फाइल कर सकते हैं। किसके? सेंट्रल रजिस्ट्रार के लिए आप प्रेषित करेंगे कि आप ओम्बड्समैन की शिकायत सुने। हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर। अब ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है इसी से तो इशू बना था, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओवरव्यू करेगी, तो इसमें करप्शन की संभावना कम होगी। अमेलगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अमेलगमेशन मीन्स आपस में मिलाना। एक्सक्यूज मी। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अमेलगमेशन एंड डिवीजन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जैसे इस स्टेट में, इस एरिया में, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और यहाँ एक सोसाइटी है, तो इनका आपस में मिलना और जो दूसरी कोऑपरेटिव्स है इनका आपस में मिलना, इसमें इन सब की व्यवस्था कर दी गई है। तो एक्ट में भी है वैसे, लेकिन एक्ट क्या प्रोवाइड करता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऑलरेडी है, एस्टेब्लिश हुई हैं, उनका अमेलगमेशन और उनका डिवीजन। अब बिल के थ्रू क्या हो रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो अब मर्ज हो सकती हैं आपस में, ठीक है, इनटू एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो अभी अलग थलग थी वो अब मिल सकती हैं। पहले क्या व्यवस्था थी, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वही बस, जो बड़ा बॉस है वही केवल आपस में मिलते जुलते थे, छोटे को तरफ ध्यान नहीं देते थे। अब छोटे भी चाहे तो मल्टी स्टेट में मिल सकते हैं, ठीक है। ये बिल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रेजेंट एंड वोटिंग एट जनरल मीटिंग मस्ट पास द रिजोल्यूशन टू अलाउ सच अ मर्जर। जो 2/3 मेंबर्स हैं उनकी अगर वोटिंग होती है, सहमति मिलती है, तो ऐसे मर्जर को अलाउ किया जाएगा। फंड फॉर सिख कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक फंड भी स्टेब्लिश किया गया है, कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड फॉर रिवाइवल ऑफ सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रॉफिटेबल नहीं है, कुछ ही हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो जो सिक पड़ी हुई हैं, जो बीमार हालत में है, उनको दुरुस्त करने के लिए एक फंड स्टेब्लिश किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंड का क्या नाम है? कोऑपरेटिव रिहैब रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड। फिर स्पेसिफाइड कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, ठीक है, सुपरसीड द बोर्ड ऑफ स्पेसिफाइड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कुछ दिक्कत है वहां, तो एक्ट ये व्यवस्था प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन ये सुपरसीड कर सकती है उसके बोर्ड को। दीज आर दोज मल्टी स्टेट सोसाइटीज वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज शेयर होल्डिंग ऑफ 51%। लेकिन बिल ने ये क्या किया कि कोई भी शेयर होल्डिंग हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, या फिर लोन भी दिया गया हो, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अब सुपरसीड डायरेक्शन दे सकती है। अब ऐसे समझिए आप कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट 51% जिस सोसाइटीज में उसका स्टेक होता था, मल्टी स्टेट सोसाइटीज में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उसी में ये सब कर सकती थी, सुपरसीड या डायरेक्शन दे सकती थी उसके बोर्ड को। लेकिन अब कोई भी शेयर होल्डिंग हो चलेगा। अगर शेयर होल्डिंग है, ठीक है, और या फिर लोन भी दे रखा है, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ले रहा है, वो उसकी गारंटी भी है, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसे भी चेंज किया गया है। तो एक्ट में क्या व्यवस्था है? मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। बिल में क्या किया? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैंडेट द इंक्लूजन ऑफ एक शेड्यूल कास्ट होगा और शेड्यूल ट्राइब, जो भी है दो में से, और 2 विमेन मेंबर होंगी, ये मस्ट कर दिया गया है। और को ऑप्टेड मेंबर्स शुड हैव एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ बैंकिंग। जो मेंबर्स हैं उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग फील्ड में, फाइनेंसिंग में, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में, ठीक। ये बिल ने चेंज किया है।
Increasing penalties under the act, certain offenses by multi-state cooperative societies and officers. अगर कोई फॉल्स रिटर्न फाइल करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, डिसओबे करते हैं, तो उन पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये एक्ट में व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन 2000 से 10,000, ठीक है। लेकिन बिल एड्स फेलियर टू फाइल एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी ऑफेंस। तो बिल ने क्या किया कि ये जो ऊपर दिए गए हैं ना, फॉल्स इंफॉर्मेशन, डिसओबेइंग समन्स, ठीक है, फॉल्स रिटर्न वगैरह करना, इनको ऑफेंस तो है ही, इसके साथ साथ फेलियर टू फाइल एनी रिटर्न और इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन भी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसे भी ऑफेंस माना जाएगा। और फाइन्स भी बढ़ा के 5,000 से 1 लाख तक कर दिए गए हैं। इशू कंसर्निंग द बिल, क्या है इशू? पहला इशू तो वही था जहां से हमने शुरुआत की कि स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ये कोऑपरेटिव, उसमें इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का से बढ़ जाना, ये फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। नाउ वी मूव टू अवर थर्ड पॉइंटर, थर्ड इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द डे, मिलेट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मिलेट्स क्या है? ये मोटा अनाज है ना, मोटा अनाज है ये, और बहुत ही ज्यादा इसमें प्रोटीन वगैरह होते हैं, और वो आज न्यूज में हमने देखा मॉर्निंग में। अब ये ट्वीट थोड़ा देख लेते हैं। एज वी प्रिपेयर, ये किसका है? नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर का है कि एज वी प्रिपेयर टू मार्क 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये यूएनजीए का डिक्लेयर ईयर है, ये इंटरनेशनल ईयर है, ठीक है। अटेंड अ sumptuous lunch in parliament where millets dishes were served. Good to see participation from across party line. आज एक फोटो भी मैंने थंबनेल में लगा रखी है कि यहाँ ये वाली फोटो मैंने लगाई थी कि प्राइम मिनिस्टर खा रहे हैं, और ये जो प्लेट्स में रखा हुआ है ना, ये सब मिलेट्स के बने हुए पकवान हैं। उनका जो लंच होता है वहां पे डिशेस वगैरह दी गई, और ये पैक्ड आइटम भी मिलेट से बने हुए हैं, सब कुछ मिलेट्स ही हो गया है, ठीक। और एक और ANI का ट्वीट है कि जो मेन्यू है मिलेट का, लंच मेन्यू, ये पार्लियामेंट का है, ठीक। इसमें ऐसे ऐसे खाने मिलते हैं, मिलेट से का सूप भी है ना, डेजर्ट भी मिलेट से बना हुआ है, तो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। और ड्राई लैंड एरिया जो है वहाँ पे ये उगाया जाता है, ये सब अनाज बाजरा वगैरह, तो बच्चों को जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है उससे भी लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा गवर्नमेंट का प्रयास है। तो डिटेल में क्या है ये कि मिलेट्स आर ग्रोन इन मोर देन 130 कंट्रीज। ऐसा नहीं केवल इंडिया में है, 130 देश हैं जहां ये ग्रो किया जाता है कम से कम, ठीक है। ट्रेडिशनल फूड है फॉर मोर देन 500 million पीपल इन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनमें ये ज़्यादातर 500 million पीपल, यानी 50 करोड़ के आसपास के लोगों का, तो ये ट्रेडिशनल फूड है। इज द बिगेस्ट मिलेट क्रॉप। सोरगम यानी ज्वार, जो ज्वार है ये बिगेस्ट मिलेट क्रॉप है, सबसे ज़्यादा इसी का डोमिनेंस है। मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? US। अब आप मिलेट से ये मत सोचिए कि गरीब लोग हैं तो गरीब लोग ही उगाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US ये मेजर प्रोड्यूसर है। फिर उसके बाद चाइना और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का तो नंबर चौथा है भाई, 4th। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। नॉर्मली ऐसा डेटा जो बहुत कॉमन सेंसिकल लगता हो, फिर फैक्ट पता होने के बाद वो कॉमन सेंस बदल जाए, एज ए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। बाजरा इज अनदर मिलेट क्रॉप है जो इंपॉर्टेंट है। तो ज्वार, बाजरा, और उसका इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज मेजर प्रोड्यूसर है। ज्वार का मेजर प्रोड्यूसर कौन है? US, और बाजरा का मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया। इन इंडिया मिलेट्स आर मेनली ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? तो 3 सीजन होते हैं हमारे क्रॉपिंग के, खरीफ, राबी एंड जायद। KRZ, कर्ज मूवी आई थी हिमेश रेशमिया की, उससे पहले ऋषि कपूर की। खरीफ क्रॉप वो होती है जो बरसात में होती है, रेनी सीजन में, है ना। जैसे बरसात आई, जून से चालू होती, जून नहीं जुलाई से चालू होती है और सितंबर अक्टूबर तक चलती हैं, ठीक है। अक्टूबर यानी यहाँ पे सोविंग होगी, यहाँ कल्टीवेशन होगा खरीफ का। ये मेजर धान वगैरह, पैडी, है ना, मक्का, और ये मिलेट्स, ये होती हैं इसमें खरीफ क्रॉप में। और राबी ठंड वाली होती है, ठंडी की फसल, तो इसमें चना होता है, ग्राम। अभी जो ठंड है, ठंड में जो भी सीजन में आप देख रहे हैं जो भी मिल रहा है वो ठंड की फसल हो गई। उसके साथ साथ
वीट इज मेजर क्रॉप रबी की, और जायद में मतलब सब्जी अब्जी, जा सब्जी जायद, इससे याद रखिएगा। अब सब्जी अभी बिक रही है लेकिन वहां वाली सब्जी अलग होती है, वो एक 2 मंथ का पीरियड होता है, ठीक है, रबी और खरीफ के बीच में, जून मई जून का। उसमें केवल अलग से आप देखेंगे कि गांव तरफ कहीं गए कि फसल कट जाती है, खेत ऐसे बंजर पड़े रहते हैं, और कभी पराली वगैरह भी जला लेते हैं लोग, गेहूं के जो बचा खुचा है, फिर वो धान के लिए तैयार करना पड़ता है, फिर बारिश का इंतजार। उससे पहले किसी अलग कोने में कहीं सब्जी, कोई घेर के ऐसे सब्जी वाला होता है, सब्जी उगाता है, फिर वो बेचने जाता है मार्केट में। तो वो जो एक्सटेंडेड पीरियड है वो जायद सीजन कहलाता है। तो 3 सीजन है हमारी कंट्री में, खरीफ, रबी एंड जायद, ये सब अरेबिक वर्ड है। अब मिलेट्स पे वापस आते हैं। तो कहाँ कहाँ मिलेट प्रोड्यूस होता है इंडिया में? मेनली ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, टॉप 3 देखेंगे। और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में भी, और ये तमिलनाडु रह गया शायद, ठीक है। 2021 में जो ज्वार का एरिया था 4.24 मिलियन हेक्टेयर्स रिकॉर्ड किया गया, है ना। महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट एरिया। बाजरा की बात करें तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना क्या है, सब कुछ थोड़ी ना पढ़ना है, बस थोड़ा समझने के लिए था, ये समझने के लिए। ज्वार का आप बस देख लें कि महाराष्ट्र बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक। बाजरा में राजस्थान बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, और चाहे तो आप प्रोडक्शन भी याद कर सकते हैं कि 4.24 मिलियन हेक्टेयर ज्वार का रिकॉर्ड किया गया, और उसका प्रोडक्शन भी याद कर लें अगर कर सकते हैं तो, बाकी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और बाजरे का भी आप प्रोडक्शन और एरिया लिख सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स वाज रिपोर्टेड मेनली फ्रॉम दीज स्टेट। कौन कौन से? अब पूरे ओवरऑल कंजम्पशन की बात हो रही है। मिलेट्स कौन खाता है ज़्यादा, मोटा अनाज? तो गुजराती बहुत खाते हैं, ठीक है। गुजरात ज्वार बाजरा बहुत खाते हैं, खाखड़ा फाफड़ा जो भी लगता है वहाँ। फिर कर्नाटक में ज्वार, रागी, रागी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप है। रागी का जो आटा है उसके फूड बच्चों को देने के लिए डॉक्टर इस समय रिकमेंड कर रहे हैं, और डॉक्टर ऐसा नहीं कि छोटे कस्बों के डॉक्टर, नोएडा, दिल्ली, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि रागी का आटा खिलाइए बच्चों को। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में ज्वार बाजरा ज़्यादा खाते हैं लोग, राजस्थान में बाजरा, और उत्तराखंड में रागी। अब ये पूरा मैप दिया हुआ है, इंडिया का मिलेट मैप है ये, ठीक है। ये सब नाम भी दिए हुए हैं, लिटिल मिलेट, कोडो, कोडो खुटकी, कोडो खुटकी, हाँ मुझे ये याद है। ये एमपी में एक एरिया है इधर साउथ ईस्ट रीजन में, वह अनूपपुर एरिया, जहाँ से नर्मदा नदी जो ओरिजिन हुआ है ना, अमरकंटक, वो यहीं आता है। उस अमरकंटक रीजन से याद रखिए कि कोडो वहाँ पर ज़्यादा, कोडो खुटकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ज़्यादा कंज्यूम भी किया जाता है। फिर दूसरा एक सोरगुम हमने देख ही लिया, ज्वार। फिर एक पर्ल मिलेट आता है, फिंगर मिलेट। फिर इंडिया का मिलेट मैप में जम्मू कश्मीर ये सब दिया हुआ है कि ये लोग यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब देखिए ड्राई एरियाज है, कोल्ड एरियाज, इतनी अच्छी तो खेती होती नहीं होगी ऑब्वियसली। और राजस्थान, हरियाणा में भी, हरियाणा में लेकिन खेती वाले रीजन है, लेकिन कुछ हिस्सा पहाड़ी जैसा है, ड्राईलैंड एरिया है वहाँ, तो ये वहाँ पाया जाता है। मध्य प्रदेश में ये वेस्टर्न एरिया में, और जैसे मैंने बताया थोड़ा सा ईस्टर्न एरिया, क्योंकि मध्य प्रदेश हिली एरिया भी है, वहाँ भी ड्राईलैंड फार्मिंग हो सकती है अगर खेती अच्छी नहीं हो रही है नॉर्मल तो। बाकी हमने देख ही लिया प्रोडक्शन वगैरह। और न्यूट्री सीरियस, गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर मिलेट्स पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट के अनुसार ये जो मिलेट है ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होता है। अब ये क्यों अच्छा है, क्यों, कितने न्यूट्रिशन है इसमें? अब ये इको फ्रेंडली है पहली बात तो, ठीक है। इसमें जो पानी लगता है वो राइस, व्हीट के कंपैरिजन में बहुत कम लगता है, और ये रेनफेड एरियाज में हो सकता है। रेनफेड एरियाज मतलब सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट, इरिगेशन अगर ना हो तो भी चलेगा, ठीक है, विदाउट एडिशनल इरिगेशन। According to 2019 study, wheat and rice have the lowest green water footprints but highest blue water footprints. अब देखते हैं कि मिलेट्स
और नॉर्मल वीट एंड राइस में क्या डिफरेंस। तो जो अच्छा वाला पानी है उसकी रिक्वायरमेंट तो कम लगती है वीट राइस में, लेकिन ब्लू वाटर यानी इरिगेशन की बहुत ज़्यादा लगती है, और इसका ठीक अपोजिट मिलेट में है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए कि वाई मिलेट इज बेस्ट। ठीक है, इरिगेशन से हमने कंपेयर कर लिया। फिर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्री सीरियल्स जो होते हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रेड के लिए, ठीक है, उनको एग्री मिनिस्टर यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कुछ वेराइटीज को न्यूट्री सीरियल्स, और ये अलग प्रकार का एक टैग मिलेट्स को मिला हुआ है। जो ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ, माइनर मिलेट जैसे कंगनी, काकुन, चीना, कोडो, सावा, कुटकी, ये सब नाम है, इनको मिला हुआ है सब। ठीक, तो ये नाम आप एक बार देख जरूर लें, हो सकता है कहीं मिल जाए देखने को। स्टोरी ऑफ मिलेट्स पब्लिश्ड बाय कर्नाटका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन एसोसिएशन विद ICAR Hyderabad says millet contains इतना प्रोटीन 7 to 12% and mainly 2.5% fat, only this much। तो ये बहुत अच्छा है मिलेट स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन बताए बहुत, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 60 to 75% कार्ब्स हैं इसमें। स्मॉल मिलेट्स आर मोर न्यूट्रिशियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि स्मॉल मिलेट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं कि या फाइन सीरियल्स, बड़े सीरियल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो स्मॉल मिलेट्स हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। और ये लास्ट में 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही अपील की थी, ट्वीट में देखा हमने। और कब, 2021 में ये अडॉप्ट किया गया रेजोल्यूशन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, द प्रपोजल मूव्ड बाय इंडिया, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये प्रपोजल किसका दिया हुआ था, ये इंडिया का दिया हुआ था, जिसने 72 कंट्रीज ने सपोर्ट किया। ओके, नाउ वी रैप अप दिस करंट अफेयर बूस्टर ऑफ द डे। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आपको न्यूज़ मिल जाती है, उसका शॉर्ट डिस्कशन हो जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके डायमेंशन क्लियर कर देता हूँ मैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ये सब हम डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में। लेकिन सारी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं वो नहीं कवर हो पाती इस डिटेल में जो ज़रूरत है उसकी। मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीलिम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर 3 टॉपिक्स एवरी डे भी हम कवर कर रहे हैं तो आप सोचिए कि एक महीने में कितने टॉपिक, आप 90 टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे, जो जिनका एक पोटेंशियल होगा मेंस में ऐसे तक में, और आपको कितनी हेल्प मिलेगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, आप दोनों वीडियोस सुबह शाम देखें, इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इनिशिएटिव में कुछ चेंजेस लाने हैं कि इस डायरेक्शन में भी डिस्कशन करें आप, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ाएं, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें, देन वी विल हैव अ वेरी इंटरेक्टिव कम्युनिटी। दैट कम्युनिटी लाइक कोऑपरेटिव will benefit each and everyone and mutually as well. Thank you so much. Have a very good night.